नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर। शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। बात करेंगे आज इस लर्निंग वीडियो में, एजुकेशनल वीडियो में, इन्फॉर्मेशन वीडियो में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के एनालिसिस के ऊपर और सीखेंगे कि इस कंपनी का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं। पता करेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, रिवेन्यू कहां से कमाती है और यहां पर मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या आ रही है फ्यूचर को लेकर। तो शॉर्ट एंड स्वीट जो है वो सारा फंडामेंटल एनालिसिस होगा और डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस हम करने वाले हैं। देखेंगे इस वीडियो में कि हमें क्या एजुकेशन और लर्निंग मिल सकती है। ध्यान रखिए, वीडियो प्योरली एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल और लर्निंग पर्पज से है। यहां पे किसी टाइप की कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं मिलेगी और ना हम ऐसा फिलहाल कुछ इस वीडियो के माध्यम से करने आए हैं। तो ये वीडियो आपकी नॉलेज के लिए है, इसको आगे कंटिन्यू करेगा। वीडियो में आगे चलने से पहले एक और इंपॉर्टेंट डिस्कशन। हमारे नाम से बहुत से फेक टेलीग्राम चैनल चल रहे हैं, बहुत से फेक इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, हमारा कोई भी डिटेल अगर आप लेना चाहें, हमें कहीं भी कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहीं से करिएगा। क्योंकि टेलीग्राम पे आप मेरा नाम सर्च करेंगे तो वहां पर आपको पहले स्कैमर्स के नाम आएंगे, मेरा नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अपने आप को इतना बिल्टअप कर लिया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जेन्युइन इंसान को फॉलो करें तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे चले जाइए, वहां पूछ लीजिए कि प्लीज आप अपने सोशल मीडिया हैंडल दे दो, हम दे देंगे, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। यहां से आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट्सअप नंबर आपके सामने, वहां कनेक्ट करिए। वेबसाइट पे चले जाइए, वहां से देख सकते हैं, सबके लिंक मैंने आपको दे रखे हैं। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, स्कैमर से बच के रहिए। हमारे नाम पे बहुत स्कैम हो रहे हैं, उनसे अपने आप को बचाइए और आपके मन में भी मेरी छवि खराब ना हो जाए कि कहीं मैं ये काम कर रहा हूं। तो इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज हमारे नंबर पे बात करिए व्हाट्सएप पे, फिर उसके बाद हमें फॉलो करिए, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से या वेबसाइट से। कोई भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन करने से पहले इस नंबर पे संपर्क जरूर कर लीजिएगा। चलिए आते हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के ऊपर। यहां पर देखिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, हमें पता ही है। हमारी लास्ट बात हुई थी अप्रैल के अंदर, यहां पर हमने बात करी थी जब ये बेस बिल्डिंग हो रही थी, फिर यहां पे 40 के आसपास जब ये गया था तो हमने एक बात करी थी कि दैट ट्रेंड इज अबाउट टू चेंज आफ्टर दैट। और यहां पे हमने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी डिस्कशन किया था, सॉरी ये लगा हुआ है यहां पे, ये रहा, और हमने यहां बात करी थी कि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और यहां से एक ट्रेंड चेंज होगा। नाउ आफ्टर दैट ये हम देखना चाहें तो 40 से लेकर 52 तक का यहां पे अच्छा रनअप देखने को मिला है, दैट इज 30% रनअप अगर अप्रैल से अभी तक बात की जाए तो ये सारी सिचुएशंस रही है पास्ट की। अब देखते हैं कि सिचुएशन क्या है राइट नाउ और करंट सिचुएशन कैसी आती है। तो उसके लिए सबसे पहले इसके कुछ बिजनेस के बारे में बातें करते हैं, फंडामेंटल को देखेंगे, फिर आएंगे यहाँ पर कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आ जाइए, उज्जीवन फाइनेंस बैंक जो है वो करता क्या है। देखो, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, बेंगलुरु में है हेडक्वार्टर यहाँ पे। अब ये छोटी मोटी चीज़ें, इनको अगर मैं डिटेल में बताने लगूँ तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। 750 से ऊपर ब्रांच है और 77 लाख से ऊपर कस्टमर्स है, जिसकी इंफॉर्मेशन हमें अभी तक मिल रही है। यहाँ पे आइए, बिजनेस मॉडल क्या है। द बैंक अर्न्स रेवेन्यू प्राइमरी थ्रू द इंटरेस्ट इनकम ऑन द लोन एंड एडवांस, मतलब लोन और एडवांस देता है और पैसा कमाता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक का तो काम यही करता है। इनके यहाँ अगर कोई डिपॉजिट करने जाता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है, इसकी वजह से इसके बिजनेस में थोड़ी ग्रोथ की उम्मीद रहती है। माइक्रो बैंकिंग लोन्स देता है ग्रुप एंड इंडिविजुअल को, जो कि कोर सेगमेंट है, हाई यील्ड है, 60% ऑफ द लोन बुक यहीं से है। एमएसएमई लोन्स को देखा जाए तो ग्रोइंग सिक्योर्ड पोर्टफोलियो, जहां पे 15% बुक है। अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस लोन देता है और लो टिकट बट ग्रोइंग है, यहाँ पे टिकट साइज बड़ा कम है, ये हमें दिख रहा होगा। पर्सनल लोन्स, व्हीकल लोन्स, गोल्ड लोन्स देता है। फी बेस्ड इनकम फ्रॉम द थर्ड पार्टी प्रोडक्ट एंड वेरियस, अलग अलग प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए थर्ड पार्टी इनकम भी यहाँ पे हो जाती है। अब आइए यहाँ पर इसको समझिए, रिवेन्यू एनालिसिस को, इसको हम बाद में फंडामेंटल के अंदर और देखेंगे अलग से, इसको छोड़ देते हैं। सेक्टर एनालिसिस, स्मॉल फाइनेंस बैंक कैटर्स टू प्रायोरिटी सेक्टर्स एंड फाइनेंशियली अंडर सर्व्ड पॉपुलेशन, जिस पॉपुलेशन को हमें मिला नहीं है अभी तक लोन, उनको देती है स्मॉल फाइनेंस बैंक। लेकिन यहाँ पे रिस्क जो है वो अच्छा होता है, हाई इंटरेस्ट मार्जिन होता है, बट उतना ही रिस्क भी होता है। आरबीआई कह रही है स्मॉल फाइनेंस बैंक को अप्लाई कर लो यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस के लिए, मतलब कंप्लीटली पूरा एक यूनिवर्सल बैंक बन जाओ। आफ्टर 5 ईयर ऑफ द ऑपरेशन द सेक्टर इज कंपेटिटिव बट पॉइज फॉर द डिजिटल लेड ग्रोथ। अगर यहां पर देखा जाए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस को, तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस भी यूनिवर्सल बैंक के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर चुका है, जो आपको पता होना चाहिए। फाइनेंशियल हाईलाइट को हम बाद में देखेंगे, यहाँ पे चलो एक बार एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। देखो, ग्रॉस एडवांसेस इतनी है जो कि 8% ईयर ऑन ईयर अप है। अभी का रिजल्ट नहीं है, अभी का रिजल्ट तो जून क्वार्टर का ये आने वाला है 24 जुलाई को, मैं आपसे पहले ही डिटेल डिस्कशन कर रहा हूँ। टोटल डिपॉजिट जो है वो इतनी है 30,000 करोड़। कासा रेशियो 25 के आसपास अच्छा माना जाएगा। एनआईएम 8.8 ठीक ठाक है। ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए स्मॉल फाइनेंस बैंक में इतने होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आरओए अगर देखा जाए 1.6 और आरओई देखा जाए तो 12.4 है, ठीक ठाक है। कैपिटल एडुकेशन रेशियो 23 है, ऑलमोस्ट गुड कह सकते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 726 करोड़ है, अच्छा कह सकते हैं, बट इससे पहले ज्यादा अच्छा था, अब कम है। पहले 1100 करोड़ का भी लिया इसने। मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या है भाई, एमडी एंड सीईओ जो वो कर रहे हैं, फोकस विल रिमेन ऑन बिल्डिंग सिक्योर पोर्टफोलियो एंड डिजिटल बैंकिंग, वहां पे फोकस रहेगा।
अप्लाइड फॉर यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस, ये देखो बात आ गई ना, अप्लाई किया इन्होंने। विल मेंटेन क्रेडिट डिसिप्लिन वाइल स्केलिंग एमएसएमई इन हाउसिंग लोन, मतलब कि हम जब लोन देंगे तो हम देखेंगे कि भाई क्रेडिट डिसिप्लिन के थ्रू वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि हम किसी गलत इंसान को लोन दे रहे हैं। एम टू रिड्यूस क्रेडिट कॉस्ट, वो कम करनी है, एंड इंप्रूव रिटर्न रेशियोज, मतलब मैनेजमेंट की कमेंट्री तो पॉजिटिव है, ये तो मानना पड़ेगा। आओ आगे चलते हैं। वैल्यूएशन मैट्रिक्स को हम नहीं देखेंगे क्योंकि बैंक्स में कितने ही वैल्यूएशन मैट्रिक्स देख लो, आपको समझ ही नहीं आ सकता, ना मैं समझा सकता। बैंक में कभी कासा, कभी सासा, कभी एलडीआर, कभी अरे पूछो मत, बहुत ज्यादा होता है। इसकी इनडेप्थ कितनी एनालिसिस कर लो आप, इससे बेटर तो टेक्निकल देख लिया जाए एक स्मॉल फाइनेंस बैंक में तो भी समझ आ जाए। आगे चलो, स्वॉट एनालिसिस, यहां पे देखो हाई यील्ड सेगमेंट विद स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस, अच्छा रिटर्न मिल सकता है, हेल्दी कैपिटल पोजीशन है, हाई ब्रांच रीच है और डिजिटल अडॉप्शन है, कंपनी कर रही है। वीकनेस क्या है? डिपेंडेंस ऑन द माइक्रो सेगमेंट, इंक्रीजिंग वॉलेटिलिटी, ये डिपेंडेंस है। क्रेडिट कॉस्ट फ्लक्चुएशन होती रहती है जो कि प्रॉफिट को इफेक्ट करती है, ये भी एक वीकनेस है। अपॉर्चुनिटी क्या है? ट्रांजिशन टू यूनिवर्सल बैंक, मतलब ये यूनिवर्सल बैंक बनने वाला एक अपॉर्चुनिटी दिखाती है। ग्रोथ इन सिक्योर्ड लेंडिंग एंड फिनटेक पार्टनरशिप्स, इसकी भी एक अपॉर्चुनिटी दिखाती है। थ्रेट्स क्या है? आरबीआई का रिस्क होता है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना, रेगुलेटरी, और राइजिंग कंपेटिटर फ्रॉम द एनबीएफसी एंड द फिनटेक लेंडर्स। तो ये हमारा स्वॉट एनालिसिस था इसका। अब क्या इससे हम कोई डिसीजन ले सकते हैं? खाली चीज़ों को एडॉप्ट कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग ऐसे नहीं होती, उसके लिए भी काफ़ी चीज़ें देखनी होती है। आओ सबसे पहले यहाँ चलते हैं और इसके मैं कुछ एक फंडामेंटल डाटा को आपको दिखाता हूँ, उसको समझने की कोशिश करिएगा। थोड़ा इसको जूम करते हैं, आइए, और थोड़ा ध्यान से इसको समझिए। यहाँ पर देखिए, पी रेशियो 13 के आसपास आ गया है, आरओसी अब कम हो गई, आरओई कम हो गई। पहले पी रेशियो कम था, आरओसी आरओई अच्छी थी। बुक वैल्यू 31 के आसपास है, ठीक ठाक कह सकते हैं। प्रमोटर होल्डिंग कुछ नहीं है बिकॉज इंस्टीट्यूशनल ड्रिवन बिजनेस हो चुका है। डेट टू इक्विटी इस पे होगा, ठीक ठाक है, 6-7 का रहता है स्मॉल फाइनेंस बैंक पे। प्रॉफिट ग्रोथ खराब रही है अगर ओवरऑल देखा जाए तो। मार्केट कैप टू सेल्स 1.549 है जो कि एक्सपेंसिव होने का इंडिकेशन तो नहीं है। और ये प्रॉफिट ग्रोथ अब खराब आई है, पिटाई ऑलरेडी हो चुकी थी और उसके बाद ट्रेंड भी चेंज हो चुका है। पीजी रेशियो ठीक ठाक कहा जाएगा और फ्री कैश फ्लो भी अच्छा माना जाएगा। आगे चलते हैं। यहां पर अगर एवरेज पी रेशियो देखा जाए तो वो 8, 8.5 के आसपास का रहा है पिछले 5 साल का। हम 3 साल का डाटा लेते हैं क्योंकि 3 साल से इसका समय थोड़ा अजीब सा है, तो वो भी 8 के आसपास का नजर आता है। अब आइए जरा यहां पर व्हाट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू, तो 48 रुपीज का शेयर है एंड द इंट्रिंसिक वैल्यू हियर इज 45 राइट नाउ। अब आपको दिख गई होगी 45 हो गई, पहले इंट्रिंसिक वैल्यू काफी अच्छी थी। आइए यहां पर चलते हैं और इसको देखिए क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर। यहां पर समझिए पूरी 2022 से लेके अभी तक का डाटा है, इसको जरा एक बार ध्यान से देखना और समझना। यहां पर मैं एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा, चलिए ये देखिए, ये इस मार्च का डाटा है हमारे पास में, अभी जून का आने वाला है 24 जुलाई को, मैं फिर बता दूं। और इस मार्च के डाटा को इससे कंपेयर करिए तो ठीक ठाक हम कह सकते हैं कि बरकरार रहा, ग्रोथ नहीं मिली, बरकरार रही पोजीशन। 203 करोड़ से आप यहाँ माइनस में हो गए थे जो कि एक नेगेटिव चीज थी। ये था आपको फाइनेंशियल प्रॉफिट्स, तो ये आपके घटे थे। आगे आ जाइए, नेट प्रॉफिट पे आइए, तो यहाँ पे 330 करोड़ से आप 83 करोड़ हो गए थे। मार्केट को ऑलरेडी इन चीजों के बारे में पहले से पता था, इसलिए पिटाई हुई, पिटाई होने के बाद ट्रेंड भी चेंज हो गया। मार्च के रिजल्ट आने के बाद में मुझे ऐसा लगता है मार्केट ने वो चीज फैक्टर्ड इन कर ली थी कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है और वो चार्ट पे विजिबल होने लग गई थी। ऐसा मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूं। अगेन मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज रिमेंबर। हमें तो जब ऐसा पैटर्न दिखा कि पैटर्न ऐसा आ रहा है, बेस बिल्डिंग हो गई है और वो जाने को तैयार है, तो मुझे लगा कि शायद वो बुरे से बुरा जितना होना है हो चुका है। रिजल्ट्स भी आ चुके थे कि खराब से खराब जो आने, जैसा मुझे लगता है। बाकी देखो कोई गारंटी हो सकता है जून में लॉस पोस्ट कर दे, भाई किसने क्या देखा है ना। तो वो चीज़ है, बुरे से बुरा जब होता है मार्केट उसको फैक्टर्ड इन करता है, पनिशमेंट पहले हो जाती है और फिर लगता है मार्केट को कि यहां से सुधार है तो ट्रेंड उसके अकॉर्डिंग बनते हैं। आप टेक्निकल को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते एज अ रिटेल इन्वेस्टर, मेरा ऐसा मानना है। आप बड़े इंस्टीट्यूशन है या बहुत बड़े इन्वेस्टर है, 5,000, 10,000 करोड़ या 500 करोड़ की वेल्थ रखते हैं, अलग बात है, फिर आपकी रिस्क टेकिंग चीज़ें अलग हो जाती है। बट हम लोग रिटेलर्स हैं तो हमें उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए। यहाँ पर हमने इस चीज़ को देखा कि भाई ग्रोथ मिसिंग थी इसलिए कुटाई हुई थी इसकी, तो ग्रोथ की वजह से कुटाई हुई है, पता चल गया। ईपीएस को देख लो यहाँ पे, आपको और पता चलेगा। ईपीएस 1.5 रुपये और 1 रुपये 60 पैसा 70 पैसा के लगभग चला गया था। उस ईपीएस की हालत 40 पैसे पे आएगी तो कुटाई तो करेगा मार्केट, वो इसने कर भी दी। अब इसके साथ अगर आप देखो ग्रॉस एनपीएस, तो एनपीएस पहले ज़्यादा थे, फिर वो कम हुए हैं, अब अभी की डेट में डाटा में वो कम आ रहे हैं। उसके बहुत से रीजंस हैं, कभी आगे बात करेंगे, उसको छोड़ दीजिए। तो ये एनपीएस हैं, यहाँ पर ये लिमिटेड कह सकते हैं, ज़्यादा नहीं है, अच्छे एनपीएस माने जाएंगे, ज़्यादा नहीं है। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ओके, आओ यहाँ पे चलते हैं। ईयरली पीएनएल को जरा एक बार देख लो, 2020 में इसकी क्या हालत थी और आज देखो वहां से 4 गुना ग्रो कर चुका है, ये 3 गुना 4 गुना ग्रो कर चुका है। प्रॉफिट्स क्या थे 2020-21 में और उसके बाद प्रॉफिट्स अच्छे हैं। अब देखो मैंने आपको बोला ना 1100 करोड़ का भी प्रॉफिट आया था ईयरली, तो मार्केट ने वो एक बार बढ़िया टेस्ट कर लिया 1100 करोड़ के प्रॉफिट का, 1280 करोड़ के प्रॉफिट का, तो फिर आप 700 करोड़ का प्रॉफिट लाओगे तो मार्केट एक्सेप्ट नहीं करेगा। ग्रोथ का पहिया रुका और मार्केट का शॉट लग जाता है एक बढ़िया से कि तुमने ग्रोथ कैसे रोकी।
रोकते ही मार्केट कुटाई करता है। एक कंपनी जिसका मान लो कि वैल्यूएशन आपको लग रहा है कि यार वैल्यूएशन हाई है, लेकिन अगर उसमें ग्रोथ बहुत अच्छी दिखती है ना, तो मार्केट उसको और ग्रोथ देता है, जबकि वैल्यूएशन बढ़ रही है फिर भी ग्रोथ मिलती है। जैसे ही उसके वैल्यूएशन का पहिया रुकता है, मार्केट कहता है अब जस्टिफाई करके दिखाओ। एग्जांपल एशियन पेंट, एग्जांपल वरुण बेवरेज, एग्जांपल और भी बहुत मिलेंगे जिनमें कि जब तक ग्रोथ बनी हुई थी मार्केट ने पैसा दिया था। आईआरसीटीसी, डी मार्ट, जैसे ही ग्रोथ पे धक्का लगता है करेक्ट, फटाफट करेक्ट करेगा मार्केट। ओके, तो इसको आप कैसे पकड़ोगे? मेरा एनालिसिस तो ये कहता है कि या तो कंपनी के इंटरनल इंफॉर्मेशन आपके पास हो वहां से पकड़ो, या फिर टेक्निकल एनालिसिस से पकड़ो। इसके अलावा मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आया, आपको आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे चलते हैं, ग्रोथ कैसी है भाई? सेल्स ग्रोथ अच्छी, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी, सीएजीआर ठीक ठाक, रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक ठाक कहेंगे, कुछ ज्यादा लफड़े वाली चीज यहाँ पे नहीं है। अब आइए जरा शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, इसको देखिए। प्रमोटर के पास नहीं है बिकॉज आफ्टर इसके जो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी उसके बाद में इंस्टीट्यूशनल ड्रिवन बिजनेस है। एफआईज 19%, डीआईएस 16-17% और पब्लिक लगभग 63% होल्डिंग रखती है। अब पहले इसके नंबर ऑफ शेयर होल्डर 11-12 लाख थे, जो अब घट गए, कम हो चुके हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने पक्का एग्जिट लिया होगा जिस हिसाब की सिचुएशन है। और ये डाटा जून का है, इसको प्लीज नोट करिएगा। अब यहाँ पर पब्लिक में आते हैं। पब्लिक में किसके पास है भाई? यहाँ पर कोई बड़ा नाम फिलहाल नजर नहीं आ रहा, सबके नाम पे आगे 00 लिखा हुआ है, कोई बड़ा नाम नहीं है। ओके, डीआईआईज में किसके पास है? तो डीआईआईज में आप देखेंगे कौन कौन से म्यूचुअल फंड इसको लेके बैठे हैं। सुंदरम म्यूचुअल फंड है स्मॉल कैप के अंदर, और एक ये वाला है फ्रैंकलिन इंडिया मल्टी कैप फंड है, एक ये वाला है जेएम फाइनेंशियल एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है, और एक जो है वो कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड है जो कि स्मॉल कैप अपनी स्कीम के अंदर इसको लेकर बैठा है। हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, देखो ठीक है। और इन्होंने अभी रिसेंट में ही ऐड किया है, ये हमें पता होना चाहिए जून क्वार्टर में। तो जो तेजी हमें देखने को मिली थी अप्रैल मई जून में, किसकी वजह से थी? समझ आ गया? DIIs एंटर्ड हियर। ओके, क्लियर हुआ? अब चलते हैं आगे के एनालिसिस पे, और थोड़ा सा इसकी अर्निंग का पोटेंशियल कहाँ कहाँ से वो मैं समझाता हूँ, फिर हम चलेंगे टेक्निकल एनालिसिस पे। पहले अर्निंग देखिए, ये देखिए यहाँ पर इसकी अर्निंग का सोर्स समझिए जरा, कहाँ कहाँ से क्या क्या आता है। तो देखो सेगमेंट ब्रेकअप करते हैं, रिटेल बैंकिंग से इसका बिजनेस है ये हमें पता चलता है। लोन वाइज ब्रेकअप कर दो यहाँ पे, तो ग्रुप लोन से 40% और सिक्योर्ड हाउसिंग लोन से 23% की, इंडिविजुअल लोन से 16% की, बाकी छोटे छोटे लोन है। अब इसको समझिए, यहाँ पर एक बार जरा देखिएगा, लुक एट दिस लोन वाइज ब्रेकअप, लोकेशन वाइज ब्रेकअप। साउथ इंडिया में 29, नॉर्थ इंडिया में 28-29, मतलब नॉर्थ और साउथ का बैलेंस बना के रखा हुआ है। ईस्ट में 24, ऑलमोस्ट गुड। वेस्ट इंडिया में लगभग 18%। तो यानी कि हम कहें तो भारत के चारों टुकड़ों में 20-22% के आसपास की जो ग्रोथ है, या ग्रोथ क्या, हम लोकेशन वाइज ब्रेकअप अगर रिवेन्यू बांटे तो वो आ रही है, मतलब चारों तरफ ये फैला हुआ है। वो एक मूवी का डायलॉग है ना, वेलकम, काफ़ी फैला हुआ बिजनेस है, वैसा ये वाला है, काफ़ी फैला हुआ बिजनेस है। ओके, यहाँ पे आओ, अब इसको देखो जरा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रेकअप कहाँ से आ रहा है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रेकअप में रिटेल बैंकिंग से ज़्यादा आता है, ट्रेजरी अलग होगी, और होलसेल बैंकिंग से 29% आ रहा है। इसको इतना सीरियसली आप नहीं समझ पाएंगे, काफ़ी डिटेल होती है और समझने की जरूरत भी नहीं है, कोई इतना ज़्यादा लफड़े वाला काम नहीं है। बोरोइंग ब्रेकअप देख लीजिए, तो आरबीआई के पास में लगभग 34 और अदर इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज के पास में 65%। और एसेट ब्रेकअप हम नहीं देखेंगे इसको। प्रायोरिटी वर्सेस नॉन प्रायोरिटी सेक्टर, इसको भी हम नहीं देखेंगे, हमारे इतना काम करनी। रूरल वर्सेस अर्बन, ये हमारे काम का डाटा है, एज ए इन्वेस्टर हमें देखना पड़ेगा। मेट्रोपॉलिटन जो है वहाँ से 33% का है, और अर्बन से 32% के आसपास का काम हो रहा है। सेमी अर्बन से 25% का, यानी कि पहचान अर्बन में है, मेट्रोपॉलिटन में। सेमी अर्बन में अभी कम है और उतना नहीं हुआ, और रूरल में तो अभी तक पहुंचा नहीं है, ये हमें पता चल जाता है। यानी रूरल एरियाज में भी ग्रोथ का पोटेंशियल बाकी है, अगर ढंग से काम करे तो, नहीं करे तो जय श्री राम, फिर तो इलाज भी क्या है। आइए टेक्निकल एनालिसिस पे बात करते हैं। यहाँ पर जरा इसको गौर से देखिएगा। अगेन रिमाइंडिंग, देयर इज नो बाय सेल रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड, ओनली हम लोग एक एजुकेशनल डिस्कशन कर रहे हैं जिससे हमें कुछ सीखने को मिले। अब टेक्निकल एनालिसिस को देखते हैं, यहाँ से हमें क्या सीखने को मिल सकता है। सबसे पहले मंथली ट्रेंड हमारे सामने है, अगर हम ध्यान से देखें और हिस्टोरिकल डाटा को एनालाइज करें, सो देयर हैज बीन अ करेक्शन ऑफ मोर देन 78-79% आफ्टर द लिस्टिंग, और उसके बाद में एक बेस बिल्डिंग के बाद एक ब्रेकआउट, देन ए ट्रेंड, और एक ट्रेंड के बाद में यहाँ पर फिर से साइडवेज, ब्रेक डाउन एंड देन ट्रेंड, वहाँ पे फिर से साइडवेज और फिर से एक ट्रेंड। ओके, कभी डाउन ट्रेंड कभी अप ट्रेंड, लेकिन साइडवेज रोल काफ़ी अच्छा रहा। तो यानी हमें एक पता चल गया अभी क्या ट्रेंड है। अभी मंथली चार्ट पे हम ये कह सकते हैं स्टॉक इज इन अ बुलिश ट्रेंड, और बुल्स की ग्रिप यहाँ पे बनी हुई है, ये हमें पता चलता है। वीकली ट्रेंड कन्वर्ट करते हैं, लुक एट दिस, वीकली ट्रेंड क्या बोलता है। सो इफ वी लुक एट द वीकली ट्रेंड, चलिए यहाँ पर आते हैं, इसको जरा समझिए, ये रहा वीकली ट्रेंड। अगेन रिमाइंडिंग, हमने यहाँ पे बात करी थी और ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, अगेन रिमाइंडिंग। ओके, और उससे पहले भी हमने बात करी हुई है, उस टाइम बीच में सपोर्ट टूटे हुए और फिर ये हालत हुई हुई है। आगे समझिए इसको, यहाँ से एक अप ट्रेंड की पोजीशन है जो तो हमें दिख रही है। अब ऊपर में रेजिस्टेंस कहाँ मिल रहे हैं इसको, ये देखो, एक आपको लेवल दिखेगा ये वाला। ओके, इस लेवल के आसपास ना इस बेचारे को रेजिस्टेंस मिला है, पहले यहाँ से गया था
अब यहीं से आया है वापस। तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। यानी अगर मुझे कोई बोले कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया से तुम टकरा के नीचे आए हो, तो कोई बोले कि आगे ऊपर कब जाओगे, तो बड़ा सिंपल सी बात है, जब उस इंपॉर्टेंट एरिया को काट दिया जाएगा तो ट्रेंड एक्सीलरेट हो सकता है। एग्जाम्पल में समझो, आप ये 10, 9, 8, 7, 6 यहाँ पर आप जो है 8वें माले पे हो, ओके सॉरी, आप 7वें माले पे हो, 8वें पे जाते हो फिर नीचे आ जाते हो, 8वें पे जाते हो फिर नीचे आ जाते हो, तो आप 90 पे कब जाओगे? बड़ी सिंपल सी बात, अभी जब 8वें को काटोगे तभी 90 पे जाओगे ना। लिफ्ट में 9वां बटन दबेगा तभी होगा, लेकिन 9वां बटन दबेगा तो 8वां क्रॉस होगा, तभी तो पता चलेगा कि हाँ 9वां जा रहा है। समझ में आया? तो ये लिफ्ट की तरह इसको समझ लो, ओके। तो नया ट्रेंड एक्सीलरेट एक नए स्विंग हाई के ऊपर ही हो सकता है। तो अभी का ट्रेंड क्या है? द ट्रेंड इज बुलिश एज पर द करंट डाटा, ओके। ट्रेंड तो बुलिश है। डेली कन्वर्ट करते हैं भाई, डेली पे क्या आ रहा है? तो डेली पे अब साइडवेज हो चुका है शॉर्ट टर्म ट्रेंड। दिस इज अ साइडवेज ट्रेंड। अब ये लग रहा होगा ना 10-12 कैंडल है, आओ इधर, ये 6 जून से इधर ही है, 1.5 महीना हो गया। पता चला क्या? चार्ट देखने में ऐसा लगता है कि नहीं यार हम रख लेते हैं, हम कर लेते हैं, चार्ट देखते हैं तो ऐसा लगता है, जब उसके अंदर उतरो ना तब पता चलता है कि वाकई में वो पेनफुल है या जॉयफुल है। वो लेने के बाद पता चलती है कोई भी चीज़। तो कभी भी हम जब ऐसी चीज़ों को देखते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्या मैं इस सिचुएशन के लिए भी तैयार हूँ, उसके बाद कोई डिसीजन मेकिंग होती है। तो हमें ये सीखने को मिलता है यहाँ से। आगे समझो, यहाँ पर ये पता चल रहा है भाई इस पॉइंट के ऊपर एक स्विंग हाई है, यहाँ से नीचे है, तो नया ट्रेंड बनने के लिए स्विंग हाई कटना जरूरी है। वापस से एक बार मैं कन्वर्ट करता हूँ वीकली चार्ट पे। आइए जरा यहाँ पर, अब हमने ये तो देख लिया कि ऊपर में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या है, लेकिन हमने ये तो देखा ही नहीं कि नीचे में इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है। भाई वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है कि नीचे के केस में इंपॉर्टेंट सपोर्ट या फिर ट्रेंड ब्रेकिंग पॉइंट क्या होगा। यहाँ से अभी जो ट्रेंड बना है, ये एक अप ट्रेंड बना है, ये अप ट्रेंड कब खत्म हो जाएगा हमें वो भी तो मेक श्योर करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज मार्क करने होंगे। वो एक आ रहा है मेरे पास ऑलमोस्ट ये वाला लाइन, जिसे आप 43 के आसपास का एक लाइन कह सकते हैं। ये एक ऐसा एरिया है जो पहले भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस बना है और अभी भी ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना था, और उसके बाद में ही यहाँ पे प्राइस एक्शन हुए थे, ये वाला, ओके। तो अगर इन फ्यूचर इसके नीचे आता है तो आपकी क्या राय है कि ये एक ट्रेंड ब्रेकिंग पॉइंट माना जा सकता है कि नहीं माना जा सकता, वो आप मुझे बताइएगा। जहां तक मेरी छोटी मोटी नॉलेज है टेक्निकल की, मुझे लगता है कि यस ये एक ट्रेंड ब्रेकिंग पॉइंट हो सकता है। ले बाकी देखो मैं गलत भी हो सकता हूं, हम तो एक लर्निंग और एजुकेशनल वीडियो की बात कर रहे हैं। आपके समझ आया हो तो आप मुझे बताइएगा कि ये ट्रेंड ब्रेकिंग पॉइंट माना जाए या ना माना जाए। आइए एक बार डेली कन्वर्ट करते हैं वापस, और यहाँ पर हम लगाते हैं लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे ईएमए। तो अगर हम इस ईएमए लाइन को देखें, स्टॉक वाज ट्रेडिंग बिलो दिस ईएमए लाइन, एंड जब इसके ऊपर आया उसके बाद में क्या हुआ वो हमें दिख रहा है। अब कई लोग बोलेंगे इसका सेटअप क्या है, तो वो सेटअप जल्दी आपको हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा। फिलहाल तो वो सेटअप मैं सिर्फ वेब एनालिसिस में सिखाता हूँ, जिसके लिए आपको 1-to-1 जुड़ना पड़ता है। उसकी डिटेल के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप के ऊपर। तो ये जो है ये सारी चीज़ें हैं, ओके, ये हमें क्लियर हुआ। ये सेटअप को अगर देखा जाए तो ये भी 42 के आसपास निकल के आ रहा है लॉन्ग टर्म ईएमए, तो ये भी हमें एक इंडिकेट कर रहा है कि ये चीज़ ऐसी है। अब आओ जरा एक बार व्हाइट स्क्रीन पे चलते हैं, ओके। मंथली ट्रेंड आपको दिखा दिया है, अब एक इंपॉर्टेंट डाटा मंथली ट्रेंड पे और दिखाने के बाद व्हाइट स्क्रीन पे चलेंगे। पिछले मंथ का अगर लो देखा जाए तो दैट इज अप्रोक्सीमेट 43, वो उसके आसपास ही है। तो 43 इज एन इंपॉर्टेंट जोन, ये हमें पता होना चाहिए। अब आइए जरा हम एक बार व्हाइट स्क्रीन पे चलते हैं और मैं कुछ बताता हूँ कि अभी किस टाइप के चार्ट्स पे क्या क्या सोच हो सकती है। लेकिन उससे पहले जरा एक बार आप इस वीकली ट्रेंड को जो है वो एक बार दिमाग में फीड कर लीजिए, ओके। इसका एक बार फोटो ले लीजिए ताकि आपके दिमाग में सारी चीज़ जो फीड हो जाए। मेरे कहने का मतलब समझिए, ठीक है। अब हम चलते हैं व्हाइट स्क्रीन पे। आइए जरा इसको देखिए। तो यहाँ पर मैंने एक व्हाइट स्क्रीन जो है वो ओपन करी है। अब इस व्हाइट स्क्रीन को समझना, कोई देखो चार्ट इस टाइप का था, ओके, इस टाइप का एक चार्ट था, वो ऐसे नीचे आया, ओके। नीचे आने के बाद उसने एक ऐसे बेस बिल्डिंग करी और फिर वो ऐसे ऊपर निकल गया, ठीक है। ये एक एग्जांपल है। अब ये इतना बड़ा चार्ट है, इसको आप दिमाग में फीड कर लिए। अब हम इस चार्ट का खाली ये वाला पोर्शन लेते हैं, ओके। मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, अब देखना ध्यान से। तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन ऐसा था, ठीक है, ये इस टाइप से एक बेस बिल्डिंग हुई और उसके बाद में यहाँ से निकला, ओके, ये ऐसे करके निकला हुआ है। अब यहाँ पर ये ऐसे मान लो एक चार्ट जो है वो इस टाइप की फॉर्मेशन बना रहा है। तो इस चार्ट से हमें क्या सीखने को मिलेगा? हमें 4 टाइप के 5 टाइप के इन्वेस्टर ट्रेडर को क्लियर करना है। कैसे? हम मानते हैं सबसे पहले जो फ्रेश स्विंग वाले होंगे वो कब देखते हैं इसको, स्विंग लिख जा भाई, ये क्या लिख दिया मैंने, हटाओ, यहाँ पे आओ, ये फ्रेश हम लोग लिखेंगे। स्विंग वाले वो कब देखते हैं, उनकी थिंकिंग क्या होगी, वो कहेंगे कि इस स्विंग हाई के ऊपर आओगे तब देखेंगे, ओके। यानी अभी की डेट में हम वापस चलते हैं, टन टनाटन यहाँ पे आओ, ये रहा। अभी की डेट में इस पॉइंट पे उनका क्या डिसीजन है? सो देयर इज नो सच डिसीजन एट दिस पॉइंट, क्योंकि उनका डिसीजन इस पॉइंट के ऊपर होगा, ओके। यहाँ पर आते हैं,
2 नंबर पे जो होते हैं फ्रेश, कई लोग जो होते हैं वो स्टार्ट करते हैं नए इन्वेस्ट का, तो क्या वो यहाँ पे आते हैं? देखो उनके लिए बेस्ट टाइम तो था यहाँ वाला था। ओके, क्लियर हुआ? अब अभी की डेट में क्या बेस्ट टाइम है? नहीं, लेकिन वो अगर ट्रेंड राइड करते हैं तो भी वो ट्रेंड राइड के अकॉर्डिंग देखते हैं। उस ट्रेंड राइड में नीचे में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, मान लो 43 का कोई लेवल है, वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। ओके, अब यहाँ पर आते हैं 3rd नंबर पे, हम बात करेंगे 3rd नंबर पे वो लोग होते हैं जो ऑलरेडी यहाँ पर एंटर्ड होते हैं, तो उनकी थिंकिंग क्या है? दे कीप राइडिंग विद द ट्रेंड। ओके, तो इस टाइप के चार्ट में वो क्या करते हैं? ट्रेंड को राइड करते रहते हैं। चौथे क्या होते हैं? जो फ्रेश एक्यूमुलेशन देखते हैं। क्या करते हैं? फ्रेश एक्यूमुलेशन देखते हैं। तो फ्रेश एक्यूमुलेशन वाले कब आते हैं? भाई वो अप ट्रेंड में तो आने से रहे, बाकी कुछ लोग आ सकते हैं तो अलग बात है। मेरे हिसाब से उनके लिए बेस्ट टाइम ये था फ्रेश एक्यूमुलेशन। अब वो जा चुका है तो ये वाले की कोई थिंकिंग जो होने वाले नहीं है। मतलब सेलिंग प्रेशर क्रिएट होने की संभावना तब कब होती है? जबकि कोई उस टाइप के पैटर्न्स हो। अभी तक तो है नहीं, तो हमारे लिए वो ट्रेंड पॉइंट कौन सा हो जाता है? ये पॉइंट हो जाता है जो भी ट्रेंड का पॉइंट होता है। हमने चारों चीज़ें क्लियर कर ली। आई होप आपको समझ आ गई है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो सारी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी होनी चाहिए। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करी है एक नया चार्ट पैटर्न आपको सिखाने की। अब आइए यहाँ पर रिमाइंडर, हमारी तरफ से उज्जीवन फाइनेंशियल पे कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। मैं फिर रिमाइंड करा दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए था। मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा वीडियो देख के और आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ऐसी एनालिसिस अगर आप सीखना चाहें मेरे साथ 1-to-1 तो उसके लिए वेब एनालिसिस में आ सकते हैं, जिसकी डिटेल आपको इस नंबर पर संपर्क करने पर मिल जाएगी। आप व्हाट्सअप करके सारी डिटेल ले सकते हैं और उसके बाद में अपना प्लानिंग कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इस प्रोग्राम की कॉस्ट होती है 44,000। मैं पहले ही बता रहा हूँ, ताकि अगर आपके बजट में है तो प्लीज़ आप कनेक्ट करिए। नहीं है कोई बात नहीं, हम जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अगर पॉसिबल हुआ तो करेंगे, बट अभी थोड़ा समय है उसके अंदर। तो अगर सीखना चाहें तो इस नंबर पे संपर्क करके बात कर सकते हैं। हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक नीचे हैं। हमारी सेबी रजिस्टर्ड आरए सर्विसेज के लिए हमारी वेबसाइट को विजिट करिए, या किसी भी टाइप से कोई सर्विस की जानकारी के लिए सिर्फ हमारे ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर पर ही संपर्क करिए। यहाँ से आपको कुछ बोला जाए तो ही उस पर ट्रस्ट करिएगा, अदरवाइज कहीं से कुछ भी किसी और नंबर पर ट्रस्ट मत करिएगा। अगले वीडियो के तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मुलाकात होगी, और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।